नमस्कार साथियों। तो आज हम बात करने वाले हैं दिष्ट धारा जनित्र के बारे में। पिछले वाले वीडियो में हमने प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में पूरा जाना था और आज हम बात करेंगे दिष्ट धारा जनित्र के बारे में। दिष्ट धारा जनित्र क्या है? तो ये धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित करती है, यानी कि दिष्ट धारा जनित्र के अंदर धारा का जो मान है, धारा की जो दिशा है वो नियत रहती है, बार बार बदलती नहीं है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद धारा की दिशा जो थी वो बदल जाती थी, लेकिन इस दिष्ट धारा जनित्र में इसकी धारा की जो दिशा है वो एक ही ओर प्रवाहित होती है। तो अब जानना चाहें ज्यादा डीपली में कि दिष्ट धारा जनित्र क्या होता है, तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात कि दिष्ट धारा जनित्र है क्या? तो दिष्ट धारा जनित्र वाली जो एक युक्ति है वो एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अब ये यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। सबसे पहले अगर हमने जाना कि ये एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलती है? विद्युत ऊर्जा में। अब अगर हम इसके बारे में जानना चाहिए किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ये वही प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जिस सिद्धांत पर कार्य करता है उसी सिद्धांत पे ये करती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ये युक्ति कार्य करती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या था? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत था कि कुंडली और चुंबक के बीच में जब सापेक्ष गति होती है तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। यही विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत था। पीछे हमने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में पढ़ा था, जिसमें यही पढ़ा था कि कुंडली और चुंबक के बीच में जब सापेक्ष गति होती है तो इसके अंदर प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जैसे ही कुंडली को घुमाएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होगा, जिसके कारण इस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। अब यहाँ पर इस कुंडली को घुमाने के लिए यहीं पर हम एक हैंडल बना देते हैं। अब यदि हम इसके सबसे पहले बनावट के बारे में चर्चा करें कि इसकी बनावट में क्या है, तो वही प्रत्यावर्ती धारा जनित्र वाली बनावट है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। एक ही चीज का अंतर है कि सर्पी वलय के स्थान पर दिक् परिवर्तक लगे हुए होते हैं। सबसे पहले अगर हमने देखा तो सबसे पहले हमने क्या लिया? क्षेत्र चुंबक लिए। दूसरे नंबर हमने क्या लिया? तो आर्मेचर या कुंडली ली। नरम लोहे की आयताकार प्लेट होती है जिस पर विद्युत रोधी तांबे के तार के फेरे दिए हुए होते हैं, जिसको हम आर्मेचर या कुंडली के नाम से जानते हैं। ध्यान में ये बात नहीं है। अब यहाँ पर आर्मेचर के सेकंड नंबर हमने क्या लिया? आर्मेचर या कुंडली। या तो हम इसको आर्मेचर कहेंगे या हम इसको क्या कहेंगे? कुंडली कहेंगे। तीसरे नंबर यदि हम चर्चा करें तो हमने सर्पी वलय के स्थान पर क्या लगाया? अब दिक् परिवर्तक लगाया। क्या लगाया? दिक् परिवर्तक, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं कम्यूटेटर। किस नाम से जानते हैं? कम्यूटेटर के नाम से जानते हैं। अब ये और चौथे नंबर जो हमने लिया वो क्या लिया? B1 और B2 कार्बन बुश हो गए वही। चौथे नंबर जो हमने लिया कार्बन बुश। अब कार्बन बुश के दो सिरे हैं, एक सिरा तो बाह्य परिपथ से जोड़ दिया जाता है और दूसरा वाला जो सिरा है वो कम्यूटेटर C1 और C2 से स्पर्श किए हुए रहता है, यानी कि जैसे ही कुंडली घूर्णन करती है तो ये दिक् परिवर्तक तो है, ये कुंडली के साथ में घूर्णन करेंगे, लेकिन ये जो बुश होते हैं ये खाली इसको स्पर्श किए हुए रहते हैं, ये दिक् परिवर्तक के साथ में घूर्णन नहीं करते हैं। अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं कि जैसे ही हम हैंडल से कुंडली को घुमाते हैं, जैसे ही इस हैंडल से कुंडली को घुमाएंगे तो इसमें प्रेरित धारा किस प्रकार से उत्पन्न होगी और इस धारा की दिशा क्या होगी उसके बारे में यदि हम जाने तो हम लेंगे फ्लेमिंग का वामहस्त नियम यूज में लेंगे। और फ्लेमिंग का वामहस्त नियम क्या कहता है? तो फ्लेमिंग का वामहस्त नियम के अंदर यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां लेते हैं, जिसमें ये वाला जो अंगूठा जो होता है वो अपनी बल की दिशा को बताता है, और ये वाली जो उंगली होती है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो ये वाली जो उंगली है वो किसकी दिशा को बताएगी? विद्युत धारा की दिशा को बताएगी। अब लगाते हैं इसके अंदर भी। अब देखो यहाँ पर जैसे ही इस कुंडली को दक्षिणावर्त घुमाएंगे तो ये जो AB वाला पार्ट है ये ऊपर की ओर उठेगा। ऊपर की ओर उठेगा मतलब हम कह सकते हैं कि बल ऊपर की ओर लगेगा। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सी है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमेशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे रहने वाली है। जैसे चुंबकीय क्षेत्र की ये दिशा होगी, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, और बल जो लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा। तो बल जो ऊपर की ओर लग रहा है लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, तो हम कह सकते हैं कि धारा की जो दिशा रहने वाली है वो किस ओर रहने वाली है? नीचे की ओर धारा की दिशा रहेगी।
यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसे धारा की दिशा रहेगी और यहाँ से C1 से होकर B1 से होकर B2 में जाएगी और C2 से होकर CD में आ जाएगी। इस प्रकार से धारा प्रवाहित होगी। तो जैसे ही हम इसको घूर्णन कराते हैं और घूर्णन कराने के बाद में आधा घूर्णन जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, जैसे ही इसका आधा घूर्णन कंप्लीट होगा तो CD वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा और AB वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो हम वापस से कुंडली अगर बनाना चाहेंगे घूर्णन के बाद में कुंडली किस प्रकार से दिखेगी, तो हम देखते हैं कि ये जो CD वाला पार्ट था वो तो यहाँ पर आ गया और जो AB वाला पार्ट था वो कहाँ चला गया, यहाँ पर चला गया। और यदि इसके दिक् परिवर्तक की भी चर्चा करें कि दिक् परिवर्तक किस प्रकार से बदले, तो ये जो C2 वाला पार्ट था ये यहाँ आ गया और C1 वाला कहाँ चला गया, यहाँ पर। ये मान लेते हैं हम धनात्मक सिरा है और ये कौन सा वाला सिरा है, ऋणात्मक सिरा। B1 वाला धनात्मक है और B2 वाला कौन सा है, ऋणात्मक। और विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो हमेशा धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होती है। लेकिन यहाँ पर धारा का मान चेंज नहीं होगा, यहाँ पर धारा का मान धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर ही होगा। आधे गुणन के बाद यदि हम चर्चा करें कि CD वाली भुजा यहाँ पर आ गई और AB वाली भुजा यहाँ पर आ गई। अब देखो पहले CD वाली भुजा में ऊपर की ओर धारा प्रवाहित हो रही थी, लेकिन जैसे ये CD वाली भुजा घूर्णन करके ऐसे आएगी, यानी कि AB वाली भुजा यहाँ आएगी और CD वाली यहाँ पर आएगी, तो हम देखते हैं कि जैसे ये CD वाली भुजा यहाँ पर आएगी, यानी कि घूर्णन करने के बाद में AB के स्थान पर CD वाली भुजा आ जाती है। पहले तो ऊपर की ओर दिशा थी, लेकिन जैसे ये यहाँ पर आएगी तो फ्लेमिंग के वामस नियम से इसकी दिशा कैसे हो जाएगी, नीचे की ओर, और इसकी दिशा कैसे हो जाएगी, ऊपर की ओर हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर भी जैसे ये CD वाली दिशा यहाँ पर आएगी, CD वाली भुजा यहाँ पर आएगी, यहाँ पर भी फ्लेमिंग का वामस नियम लगाएंगे तो यहाँ पर धारा की दिशा कैसे रहेगी, नीचे की ओर रहेगी। तो आधे घूर्णन के बाद अंदर के परिपथ में तो धारा की दिशा बदलती है, लेकिन बाह्य परिपथ में धारा की दिशा नहीं बदलेगी। क्यों नहीं बदलेगी, अब देखो C2 वाला यहाँ पर आ गया, C2 वाला जो सिरा CD से जुड़ा हुआ था वो घूमकर कहाँ आ गया, B1 के पास आ गया। तो अब जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कहाँ से किससे कहाँ की ओर हो रही है, C2 से C1 की ओर हो रही है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर C2 वाला तो पार्ट आया, लेकिन B1 वाला धनात्मक सिरा तो यहीं पर पड़ा है। तो अगर C2 यहाँ पर घूमकर आता है तो धारा जो प्रवाहित होगी वो C2 से C1 की ओर होगी, यानी हम जानना चाहें तो इधर से इधर की ओर ही जाएगी। यदि इसको वापस घुमा देते हैं तो धारा इधर से इधर की ओर ही बहेगी। तो कहने का अर्थात यही है कि इस दिक् परिवर्तक लगे होने के कारण इसमें धारा की जो दिशा है वो नियत रहती है, बदलती नहीं है। क्योंकि अगर पिछले बार प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में हमने देखा था, तब हमने देखा था कि इसमें सर्पी वलय जो होता है, सर्पी वलय के कारण जो होता है इसमें धारा की दिशा बदल जाती थी। लेकिन यहाँ पर सर्पी वलय को हटा के हमने दिक् परिवर्तक या कम्यूटेटर लगा दिया। जैसे ही हमने इसके अंदर कम्यूटेटर लगाए तो हमने देखा कि धारा की जो दिशा है वो नियत रहती है, निश्चित समय अंतराल के बाद में धारा की दिशा नहीं बदलती है। तो इसके बारे में यदि अच्छी तरीके से हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कुंडली को घूर्णन करवाते हैं तो इसके चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है, जिसके कारण इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। और दिष्ट धारा जनित्र में धारा का जो मान होता है वो नियत रहता है, निश्चित समय अंतराल के बाद या आधे घूर्णन के बाद धारा का मान, धारा की जो दिशा है वो नहीं बदलती है। तो इस बारे में हम इस बारे में हम आसानी से जान सकते हैं कि दिष्ट धारा जनित्र क्या होता है, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है और किस प्रकार से कार्य करता है। सबसे पहले हमने देखा कि ये आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सेकंड नंबर हमने इसके सिद्धांत के बारे में चर्चा की, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर हमने देखा इसकी बनावट के बारे में, तो दो हमने क्षेत्र चुंबक ले लिए, जिसका एक उत्तरी ध्रुव था, एक दक्षिणी ध्रुव था। आर्मेचर लिया और कुंडली ली। तो आर्मेचर या कुंडली क्या होता है, तो नरम लोहे की आयताकार प्लेट होती है जिस पर विद्युत रोधी तांबे के तार के फेरे दिए हुए होते हैं। अब यहाँ पर तीसरे नंबर हमने लिया दिक् परिवर्तक के कम्यूटेटर लिया था, दिक् परिवर्तक के कम्यूटेटर, और चौथे नंबर हमने लिए थे कार्बन बूस। ये चार चीजें हमने इसकी बनावट के अंदर ली थी। और कार्य प्रणाली के अंदर हमने देखा था कि जैसे ही इसको दक्षिणावर्त घुमाते हैं कुंडली को, तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन के कारण, जो चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन के कारण इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है अंदर के परिपथ में। यानी कि अगर हम बात करें इसके दो भाग कर देते हैं यदि हम, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला जो ऊपर वाला जो पार्ट है वो तो अंदर वाला परिपथ है, और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं बाह्य परिपथ। तो हमने देखा कि अंदर वाले परिपथ के अंदर, यानी कि यहाँ से ऊपर वाले पार्ट के अंदर तो धारा की दिशा चेंज हो रही है, लेकिन इससे नीचे वाली जो पार्ट है यानी कि बाह्य परिपथ में धारा की दिशा चेंज नहीं हो रही है। धारा की दिशा V1 से V2 की ओर ही रहती है, क्योंकि दिक् परिवर्तक लगे हुए हैं। तो ये जैसे C2 यहाँ पर घूमकर आएगा तो भी धारा V1 से V2 की ओर ही प्रवाहित होगी।
इस B1 और B2 को हमने बाह्य परिपथ किसी भी लोड से जोड़ दिया है, किसी भी बल्ब से या गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं तो सुई विक्षेप करके बता देती है कि धारा की दिशा कौन सी है। तो इस प्रकार से हम आसानी से समझ सकते हैं कि दिष्ट धारा जनित्र क्या है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।